प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मराठा साम्राज्य के अधीन पेशवाओं के बारे में बता रहा हूं और उसके तहत हमने बालाजी विश्वनाथ के बारे में बताया। आप जानते हैं कि बालाजी विश्वनाथ 1713 में पेशवा का भी पद प्राप्त कर लिया था। इसके पहले 1708 में उन्होंने सेनाकर्ते का भी प्राप्त कर लिया था। तो दोनों एक साथ उन्होंने पद ये प्राप्त कर लिया और यहीं से जो पेशवा का पद है एक तरह से पैतृक हो गया, अनुवांशिक हो गया और वह चलता रहा। इसके बाद 1720 में जब उनकी मृत्यु हो गई तो हमने बाजीराव प्रथम के बारे में बताया कि बाजीराव ने किस तरह से बालाजी विश्वनाथ के बाद जो साम्राज्य उसको मिला था उसको कितना उसने मजबूती से अपने अधीन रखा और उसका ज़्यादा विस्तार भी किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बाजीराव की जब देहांत हुआ था तो मस्तानी भी उसके साथ सती हो गई थी और गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का शिवाजी के बाद अगर कोई पेशवा ने अच्छे से निभाया, निर्वहन किया तो वो था बाजीराव प्रथम। निश्चित रूप से बहुत शानदार योद्धा था। आपको बताए थे कि 40 वर्ष की उम्र में 42 युद्ध लड़ा था, एक युद्ध में भी पराजय इसकी नहीं हुई थी। ये बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। खैर, उसके बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं, बहुत से उसके बारे में लेख लिखे गए हैं। उसके बारे में एक कवि ने कहा है कि चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार कभी खाली नहीं जाती। तो सही बात था, बाजीराव का कभी वार खाली नहीं जाता था। ऐसे योद्धा को निश्चित है कि भारत की धरती नमन करती है, हमारे इतिहासकार उसके नमन करते हैं। दुर्भाग्य था कि बहुत कम उम्र में इस योद्धा को यहाँ से जाना पड़ा। अब उसके बाद उसका बेटा बालाजी बाजीराव गद्दी पर बैठा, जिसको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। 1740 से 1761 टाइमिंग है इनकी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मराठा साम्राज्य का जो कर्ता धर्ता पेशवा होता था, अब यह एक पैतृक पद बन गया। सबसे बड़ी बात यह था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात थी, ये इसलिए पैतृक पद बन गया कि संगोला की संधि से 1750, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है संगोला की संधि, ध्यान में रखिएगा। ये संधि हुआ था राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ था। इसी संधि के तहत अब जो पेशवा का जो पद था वो पैतृक बन गया पूरी तरह से। अब केवल समझ लीजिए नाम मात्र का राजा था राजा राम द्वितीय। कह सकते हैं कि ये महल का महापौर था, मेयर ऑफ पैलेस। यही बस ध्यान में रखना है आपको जरूरत। अब इससे कोई लेना देना नहीं था। अभी पहले साहू की जो भी हो उसकी इज्जत होती थी, उसकी बात को सुनी जाती थी, लेकिन अब यहाँ से कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि साहू की मृत्यु हो गई थी 1749 में। और जब साहू की 1749 में मृत्यु हो गई तो उसके बाद राजा राम द्वितीय गद्दी पर बैठा था और एक ही साल के बाद उससे संधि हो गई, संगोला की संधि, जिसके तहत अब पेशवा का पद जो है पूरी तरह से पैतृक बन गया। बालाजी बाजीराव के समय सबसे ज्यादा मराठा साम्राज्य का विस्तार भी हुआ था। ये ध्यान में रखिएगा, सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था इसी पेशवा के समय। दूसरी महत्वपूर्ण बात है मालवा और बुंदेलखंड। इसके बारे में चर्चा हम आप लोग कर दें कि मालवा और बुंदेलखंड, ऐसा नहीं था कि पहले 1728 में ही बाजीराव इन क्षेत्रों पर आक्रमण करके और यहाँ से चौथ इत्यादि प्राप्त कर रहा था, लेकिन फिर परिस्थितियाँ जब कमज़ोर हुई तो वहाँ से अब इन लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा था। कहते हैं कि चौथ तो ले रहे थे, यद्यपि मराठी मालवा से चौथ लेते थे, लेकिन बाद में हमने बताया कि स्थितियाँ थी। तो जय सिंह की मध्यस्थता से, बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है, 4 जुलाई 1741 को मुगल सम्राट ने एक फरमान द्वारा, उसमें मुगल जो सम्राट था वह मोहम्मद शाह रंगीला था, सम्राट ने एक फरमान द्वारा राजकुमार अहमद को मालवा का सूबेदार था पेशवा का नायब सूबेदार नियुक्त कर दिया गया।
मतलब अब एक तरह से कह सकते हैं कि शासन प्रशासन जो भी चीजें थी अब पेशवाओं के अधीन हो गया। ये बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। दूसरी चीज थी कि 1742 में मराठों ने ओरछा सरदार को बुरी तरह से पराजित कर दिया और कह सकते हैं कि झांसी को अपना उपनिवेश बना लिया। जब मराठे बुंदेलखंड आ गए, मालवा आ गए, तो उनकी और भी महत्वाकांक्षाएं जग गई। अब उन लोगों ने अपना रुख आगे करने शुरू कर दिया, अर्थात बंगाल पे, बिहार पे, उड़ीसा पे, उधर उनका रुख होने लगा, उन क्षेत्रों पर, क्योंकि वो अधिक से अधिक वह कर लेना चाहते थे, चौथ लेना चाहते थे, सरदस्मुखी लेना चाहते थे। बहुत सी चीजें थी जिससे एक तरह से कह सकते हैं वो इनके आय का साधन था, क्योंकि इतनी बड़ी विशाल फौज को पैसा देना था और वो पैसा कहाँ से आएगा। ऑलरेडी जो है स्थितियाँ जो धन लेकर के मराठा साम्राज्य में सेना को खराब चल रही थी, तो इसलिए ये जरूरी था कि उनको अधिक से अधिक धन प्राप्त करें। तो ये मालवा और बुंदेलखंड, अब पूर्व तथा दक्षिण में मराठा प्रभाव का प्रसार कैसे हुआ, थोड़ा सा हम दक्षिण में बता दें आप लोगों को कि तंजौर का मराठा सरदार था, वह कर्नाटक के दोस्तली से बहुत जो सूबेदार था बहुत परेशान था, उसको परेशान कर रखा था। तो कहते हैं कि रघुनाथ राव ने सेना भेजी और वो जाकर के जब जो कर्नाटक पहुंचे तो वहाँ पे एक स्थान है त्रिचन्नापल्ली, उसको इन लोगों ने घेर लिया और घेरने के बाद दोस्तली मारा गया। जब दोस्तली मारा गया तो उसका जो है जमाता था, आप कह सकते हैं चंदा साहिब, उसको मराठों ने पकड़ लिया और पकड़ करके सातारा लेकर चले आए। तो इस तरह से उन क्षेत्रों पर भी अब मराठों का कब्जा हो गया। जब इन क्षेत्रों पर मराठों का कब्जा हो गया तो उन लोगों ने अब पूर्व की तरफ रुख किया। कहते हैं कि रघुनाथ राव ने अपना जो वित्त मंत्री था पंत राव को भेजा वहां पर उन लोगों ने, तो वो वहां पहुंचा और कुछ वार्ता करना चाह रहा था, लेकिन अलीवर्दी खान ने 1744 में उसकी हत्या करा दी। जब उसकी हत्या करा दी तो रघुनाथ राव को मौका मिल गया बंगाल पर आक्रमण करने की, और कहते हैं कि उसने आक्रमण किया और उड़ीसा पर कब्जा भी कर लिया। अब अलीवर्दी खां को, जो उस समय बंगाल का आप जानते हैं सूबेदार था, उसको वहां से भागना पड़ा और उड़ीसा का तो प्रांत मिला ही मिला, बिहार और बंगाल से 12 लाख रुपया चौथ के रूप में वार्षिक नजराना भी अब भेंट करना पड़ेगा किसको, मराठों को। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि मराठों ने इन क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया, अपना नियंत्रण एक तरह से कर लिया और मनमाफिक चौथ प्राप्त करने लगे। तो ये बहुत बड़ी बात था कि प्रसार हुआ। अब मराठा तथा निजाम के बारे में थोड़ा चर्चा कर दें। आपको बता दें कि हैदराबाद का संस्थापक निजामुल मुल्क, जिसे चिनक्रीज खान के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बताए थे, 1724 में उसकी मृत्यु हो गई थी। 1745 में निजाम की मृत्यु हो गई थी। तो निजाम की जब मृत्यु हो गई तो सत्ता के लिए परिवार में संघर्ष शुरू हो गया और कह सकते हैं कि मराठों को इसमें दखलंदाजी करने का मौका भी एक तरह से मिल गया। तो मराठी जब पहुंचे तो इसने वहां के जो फ्रांसीसी सेनापति था उससे इसने सांठगांठ कर लिया और युद्ध, वहां का निजाम जो था वो युद्ध भी उनसे मिलकर के मराठों से लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन अंततः मराठों की जीत हुई और एक महत्वपूर्ण आपको बता दें संधि हुई
1752 में, जिसे झलकी की संधि या भलकी की संधि भी कहा जाता है। किसी की किताब में झलकी का दिया है तो कहीं भलकी की संधि दिया है, बस यही याद रखना आप लोगों को। इसमें निजाम ने बरार का आधा भाग मराठों को दे दिया। कुछ दिनों के बाद फिर जो है मराठों से संघर्ष किया उसने, और सिंदखेड़ के युद्ध में पुनः जो है पराजित हुआ। फिर उसको जो है 25 लाख रुपया वार्षिक कर देना प्रारंभ किया। चूंकि वो फ्रांसीसियों से मिल गया था, वही समय था जब 7 वर्षीय युद्ध यूरोप में शुरू हो गया, और जो गुस्सी था उसको बुलाना, फ्रांसीसी को बुलाना पड़ा, तो फिर वो कमजोर हो गया। और कहते हैं कि एक और युद्ध हुआ उसमें, और इस बार निजाम को 60 लाख रुपया देना पड़ा। मतलब उसकी लगातार जो है मराठों से क्या हो रही थी, हार हो रही थी। बरार का आधा भाग दिया, फिर युद्ध हुआ सिंदखेड़ का, उसमें भी 25 लाख दिया, फिर एक युद्ध हुआ उसमें भी उसने 60 लाख, तो मतलब वो लगातार देता रहा। तो यहाँ पर भी मराठों ने अपनी एक तरह से कह सकते हैं कि जो शक्ति थी, जो वजूद था, वो कायम रखा। अब मराठा शक्ति और पंजाब दिल्ली की बात करें, अब धीरे धीरे मराठा शक्ति का विस्तार हो रहा था। उधर आपको बता दें कि 1751 में सफदरजंग ने मराठों से सहायता मांगी। उसका मांगना भी जरूरी था क्योंकि अहमद शाह अब्दाली लगातार आक्रमण कर रहा था। अहमद शाह अब्दाली आप जानते हैं कुल भारत पर 7 बार आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 7 बार। ये हम ऑलरेडी हमारे लेक्चर में बता चुके हैं। और जब भी आता था लूटपाट करता था, या अपने लोगों को दिल्ली के तख्त पर कह सकते हैं कि बैठा कर चला जाता था, या उनसे ढेर सारा वो नजराना ले लेता था। तो जब उसकी इच्छा होती थी, जब उसके लोगों को परेशान किया जाता था, तो वो आक्रमण कर देता था। तो मराठों ने 50 लाख रुपया जो है दे करके और बाह्य और आंतरिक दोनों सुरक्षा का वचन लिया। मराठे अधिकतर अपने वादे को पूरा करते थे। अगर वो नजराना मिल रहा है उनको जो चीज़ें, जितनी संधि हुई, जितनी बातें हुई मिल रहा है, तो उसकी सहायता करते थे। और उनका हक भी बनता था क्योंकि अहमद शाह अब्दाली विदेशी था और मुगल क्या थे, हमारे यहाँ के ही थे, इसलिए उनको सहायता करना भी लाजमी था और पैसा भी उसके बदले मिल रहा था। तो लगातार जो है उनके आक्रमणों से स्थितियां जो है परिस्थितियां खराब हो रही थी। खैर सहायता मांगी, उसके बाद से कई क्षेत्रों पर इनको चौथ लेने का अधिकार मिल गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो हमारे सम्राट थे, सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि मराठों को तो जो दिए, लेकिन पंजाब पर अहमद शाह अब्दाली को ही हक में रखने का उसका मजबूरी था। या तो भयभीत रहा होगा या तो डरा रहा होगा, अब जो भी बात हो अब ये तो वही जाने। तो इस तरह से हम आगे चर्चा उसकी कर रहे हैं जो है कि क्या क्या चीजें थी। मराठों का पंजाब तथा दिल्ली में उलझना, ये घातक भी सिद्ध हुआ मराठों के लिए, विशेषकर पंजाब में। खैर जब मुगल दरबार में थोड़ा सी दिक्कतें जब पैदा हुई तो मराठों को मौका मिल गया। और उधर जो सफदरजंग था वो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से भयभीत था, और कहते हैं कि यही कारण था कि उसने मराठों से सहायता मांगी। सफदरजंग जो वजीर के पद पे था, तो कहते हैं कि मराठों ने इसका लाभ उठाया और वो लोग दिल्ली की तरफ चल पड़े। और एक करार हुआ 1752 ईस्वी में, इसके तहत मराठों को अजमेर, पंजाब, सिंध, दोआब के क्षेत्र से चौथ लेने का अधिकार मिल गया। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात और बता दें आप लोगों को कि पंजाब पर जो अधिकार था अहमद शाह अब्दाली को, उसने उसको दे दिया।
या उससे डरा हुआ हो, भयभीत हो। भाई हमाशा अब्दाली से तो खौफ था ही था। तो आप कह सकते हैं कि ये ऐसा नहीं था कि परमानेंट दे दिया था, एक कम समय तक था ये चीजें। खैर 14 लेने का अधिकार मिल गया, ये बहुत बड़ी बात थी। आपको बता दें कि इधर जो है जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली भारत पर फिर आक्रमण करने के लिए आया। कुल 7 बार ये भारत पे आक्रमण किया है अहमद शाह अब्दाली ने। तो अब जब ये आया तो मथुरा के मंदिरों को, कई मंदिरों को लूटता हुआ जनवरी में आया और मार्च में वापस चला गया। इसके बाद मराठों को पुनः दिल्ली की तरफ रुख किए और कहते हैं कि अगस्त में, ध्यान रखिएगा, अगस्त 1757 में रघुनाथ राव ने सम्राट को पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठा दिया और नजमुद्दौला, ध्यान देखिएगा, नजमुद्दौला जो मीर बख्शी के पद पर था उसको मराठों ने हटा दिया। और इस भूमिका में मराठों को हमला लाने के गजाउद्दीन जो वजीर के पद पर था, इसका भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और आगे चल के गजाउद्दीन ने ही आलमगीर द्वितीय की हत्या भी कर दिया 1759 में। ये दरबार में षड्यंत्र चल रहे थे और मुगल बहुत कमजोर हो गए थे। जैसा कि हम पहले आप बताए थे आप लोगों को कि उनकी कमजोरी लगातार बढ़ती जा रही थी और आंतरिक शक्तियां में भी बहुत एकता नहीं था। हाँ, ये बात सही है कि मराठे सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए थे, बस वक्त का तकाजा था उनके भारत पर शासन करने का। तो जब इसको हटा दिए, उधर कहते हैं कि अहमद शाह अब्दाली का एक रिश्तेदार लाहौर में गवर्नर के पद पे था, उसको भी मराठों ने वहां से उसको खदेड़ दिया। तो अहमद शाह अब्दाली को मौका मिल गया दोबारा भारत पे आक्रमण करने के लिए और वह 1759 में पुनः भारत पर सिंध नदी पार करके भारत पर चढ़ाई कर दिया। और कहते हैं कि वो पंजाब जब आया तो पंजाब में मल्हारराव होलकर, दत्ताजी सिंधिया जैसे लोग रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसके बेग कोई लोग रोक नहीं पाए। और कहते हैं कि उससे के आक्रमण से बचने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए अब बालाजी बाजीराव को सदाशिवराव भाऊ को भेजना पड़ा और उनके साथ एक विशाल सेना गई और अंततः पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। और यह युद्ध जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, यह युद्ध एक तरह से कह सकते हैं कि मराठों के लिए सर्वनाश जैसा युद्ध था। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन बालाजी बाजीराव इसी युद्ध के बाद 1761 में उनका देहांत हो गया। और जब उनका देहांत हो गया तो उनके बारे में कुछ चीजें हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बालाजी बाजीराव अपने पिता की तरह तो सैनिक नहीं थे, सेनापति नहीं थे, लेकिन कुछ मानवीय गुण उनके जरूर अंदर थे। सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने मराठा शक्ति को एक करके अपने साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार किया। जैसा कि हम बताए थे कि सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार इन्हीं के शासनकाल में हुआ। लेकिन ये ग्रांडअप कहते हैं कि ये आलसी थे, भोग विलास में रहते थे। गलती से लोग इनको बुद्धिमान ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात थी कि हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, शांतिप्रिय आदमी थे। दूसरी चीजें कि इन्होंने जो मराठा सरदार थे उनको रोकने में नाकाम रहे और जो अन्य शक्तियां थी जैसे राजपूत शक्तियां थीं, जाट शक्तियां थीं, उनको मिलाने में विफल रहे। और यही कारण था कि हिंदू पद जो पदशाही का भावना थी इनके काल में सबसे ज्यादा ठेस लगा। जो हिंदुत्व की बात थी, उनकी जो शक्तियों को एक करने की बात थी, इनके समय सबसे ज्यादा ठेस लगा।
धक्का लगा। क्यों लगा? क्योंकि होलकर तथा सिंधिया जैसे लोगों ने राजपूतों के क्षेत्रों पर आक्रमण किए और आक्रमण करके खूब ढेर सारा धन भी प्राप्त किए। यही नहीं, खुद रघुनाथ राव ने जाट दुर्ग को कई दिनों महीनों तक घेरे रखा और वहां से ढेर सारा धन प्राप्त करके तब तो वापस गया। तो निश्चित है कि आप जिस भावना को लेकर चल रहे हैं और उसी भावना को ठेस पहुंचाएंगे तो निश्चित वो शक्तियां आपके काम नहीं आएंगी। यही कारण था कि पानीपत के युद्ध में केवल मुसलमान ही नाराज नहीं थे, आपसे जो क्षेत्रीय शक्तियां थीं, जैसे राजपूत थे, जाट थे, यहां तक सिख भी इनसे नाराज थे। यही कारण था कि इन लोगों ने पानीपत के युद्ध में मराठों का साथ नहीं दिया। तो ये सारी चीजें थी कि आप कह सकते हैं कि अगर इन शक्तियों को मिला के चले होते तो शायद इसका परिणाम कुछ और होता। और इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि अब कौन राज करेगा या भारत पर कौन नहीं करेगा, जिसकी हम चर्चा हम इसको अलग से इस युद्ध के बारे में बताएंगे। हमारे जो वीडियो है उसको आप लाइक करिए, उसको आप शेयर भी करते रहिए, लोगों से बताते रहिए। और जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि अब वैकेंसी बस आने वाली है, दस्तक देने वाली है, तो पूरे जोर शोर से लग जाइए। और जब अब नहीं लगेंगे तो फिर कब लगेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है। धन्यवाद।